साथियों नमस्कार। जे कुमार पॉलिटिक के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति के टॉपिक में आज हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ रहे हैं तो इसलिए आज एक ही शक्ति का जिक्र हो पाएगा, उसी पर चर्चा करेंगे। हम अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा, लगभग मेरा अनुमान है कि 1.5 घंटे के आसपास का समय लगेगा। तो अच्छे से इस टॉपिक को समझना। यहाँ से जो प्रश्न आता है वो एक स्टैंडर्ड प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो चलो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, समय अभाव के कारण कोई भी ऊपर कुछ लिखा नहीं है, साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। देखो, सबसे पहले तो यही बात आती है कि आखिर ये आपातकालीन शक्तियां हमारे संविधान में कहां से ली गई है। तो आप इसको कहीं जर्मनी पढ़ते हो, कभी भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ते हो। तो देखो, सामान्य तौर पर हम देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 वहां से हमने ये शक्ति ली है, और जर्मनी के संविधान से भी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। लेकिन प्रावधान ये है कि आपातकाल में मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है वो व्यवस्था हमने जर्मनी से ली है। बाकी सामान्यतः हमने आपातकालीन प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। तो यहाँ पर गलती मत करना। पहले खूब संस्थानों ने भी, जो संस्थान एग्जाम कराते हैं उन्होंने भी जर्मनी को सही माना है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब आपातकाल आता है कि आपातकाल में मूल अधिकारों की बात आती है तो ढंग से ऑप्शन देख के सेलेक्ट करना। सामान्य रूप से आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो अनुच्छेद 1935। और अगर जर्मनी की चर्चा होती है तो फिर समझना कि आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की जो व्यवस्था है वो हमने वहां से ली है। चलो, ये तो साधारण तथ्य हैं। अब आपातकालीन प्रावधान एक तो भाग 18 में है। भाग मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, बाकी लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है कि कम से कम इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाग है नहीं, तो कौन से भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक है। जब हम संविधान पढ़ रहे हैं तो सामान्यतः ये तो हमें आना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न इन केवल इसको याद करने मात्र से सही हो जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि केवल यहीं से कि अंदाजे से, अच्छा उस भाग में तो वहां तक है, उस भाग में वहां तक है, ऐसा अंदाजे लगाने से भी कई बार प्रश्न, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारा ज्ञान हमारे काम आता है हमारी पढ़ाई में। तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से और 360 में इनका वर्णन किया गया है। 352 से लेकर 360 तक आपातकाल संबंधी प्रावधान है। देखो, ये जो प्रावधान है आपातकालीन क्यों हमारे संविधान में लिए गए हैं। देखो, केंद्र को किसी भी असामान्य परिस्थिति से निपटना हो तो ऐसी स्थिति में आपातकालीन प्रावधान जरूरी थे। उस समय आपातकालीन व्यवस्था को, एकात्मक संघात्मक व्यवस्था को अपनाने पर संविधान सभा में काफ़ी बहस हुई थी। हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ हमने एकात्मक शासन व्यवस्था की भी बहुत सारी चीज़ें हमने अपने संविधान में जोड़ रखी है। तो एक मिला जुला स्वरूप हमारे संविधान का है। तो आपातकालीन प्रावधान एकात्मक शासन का ही उदाहरण है। एक तो ये बात आप ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि संविधान में ये जो प्रावधान है, इनको जोड़ने का जो उद्देश्य है वो देश की संप्रभुता की सुरक्षा करना है, एकता अखंडता को बचाए रखना है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा है, संविधान की सुरक्षा करना है। तो इसलिए ये आपातकालीन प्रावधान संविधान में लागू किए गए हैं। देखो, मुख्य रूप से हम जब अनुच्छेद 352 से और 360 का अध्ययन करते हैं तो
तीन तरह का आपातकाल हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 352 को हम साधारणतः अपनी भाषा में राष्ट्रीय आपात कहते हैं। हालांकि संविधान में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान नहीं है, आपात की उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया है। 356 को हम साधारण भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, राष्ट्रपति शासन कह देते हैं या फिर राज्य आपात भी कह देते हैं। अब आगे हम जो भी लिखवाएं इन शब्दों को आप समझ जाना, या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता भी कह देते हैं। तो संविधान में तो यही लिखा हुआ है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और ये हमारा वित्तीय आपातकाल है जिसकी अभी तक जरूरत ना पड़ी है, और भगवान करे इसकी कभी जरूरत भी हमें ना पड़े। इसकी जरूरत पड़ना मतलब देश को आर्थिक संकट में डालना है। और एक बार ऐसी सिचुएशन बनी 1991 में, लेकिन उस सिचुएशन से हम निकल चुके हैं और अब ऐसा ना हो तो ही अच्छा है। वैसे ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो 360 अच्छी स्थिति नहीं है, सीधी सी बात है। वैसे तो कोई सी भी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक खतरनाक सिचुएशन होती है। हालांकि राष्ट्रीय आपात भी कह सकते हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, ये सारी चीजें, लेकिन वो तो एक अलग चीज है, हमें तो अध्ययन करना है। तो आज हम इस टॉपिक में केवल और केवल अध्ययन करेंगे 352 और उससे संबंधित बातों का, यानी राष्ट्रीय आपात की चर्चा करेंगे केवल। बाकी हम चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। 352 देखो, 352 को विस्तार से पढ़ने की जरूरत है और इसमें मुख्य रूप से 9 खंडों का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले खंड की शुरुआत करते हैं। पहला खंड इसका यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये तीन स्थिति, युद्ध, आप सोच रहे होंगे युद्ध और बाह्य आक्रमण तो एक ही होता है, एक नहीं होता है। ठीक है, दोनों में आक्रमण होता है बाहर से, लेकिन युद्ध का मतलब तो युद्ध की तो घोषणा की जाती है कि चलो अब युद्ध शुरू हो गया, दोनों देश के द्वारा या फिर जो आक्रमण कर रहा है उसके द्वारा युद्ध की घोषणा करके आक्रमण किया जा रहा है, वो तो युद्ध हो रहा है। और एक बिना घोषणा के आक्रमण किया जा रहा है तो उसको बाह्य आक्रमण हम कह सकते हैं। बाकी स्थिति तो सेम ही होती है, आक्रमण होता है दोनों में। तो यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह कौन? राष्ट्रपति संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तीन ये चीजें ध्यान रखनी है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में, क्योंकि राष्ट्रीय आपात है तो पूरे देश में भी लागू हो सकता है और उसके किसी भाग में भी इसको लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए कि भाई युद्ध की स्थिति बन गई है, बाह्य आक्रमण की स्थिति हो चुकी है, सशस्त्र विद्रोह मतलब अपने देश के अंदर ही शस्त्रों के साथ विद्रोह हो गया है, कोई ना कोई ऐसी, कोई बड़े दंगे हो गए हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अब देश की एकता, अखंडता को खतरा है। तो ऐसी स्थिति होने के कारण भारत या उसके किसी भाग में राष्ट्रपति सुरक्षा संकट समझकर और आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
देखो, पहले तो प्रावधान पूरे देश का ही था, लेकिन 42वें संशोधन से यह प्रावधान कर दिया कि किसी भाग में भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। यानी केवल पूरे देश की जरूरत नहीं है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में प्रावधान कर दिया कि पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं हम राष्ट्रीय आपात, और उसके किसी भाग में भी। तो पूरे देश में तो पहले ही था, उसके किसी भाग में भी अलग से लागू कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम की 48वीं धारा के तहत किया गया था, धारा 48। हालांकि इसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इतनी गहराई से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन एक दो बार कई एग्जामों में धारा पूछ ली गई है। तो संविधान संशोधन 42वां, उसकी धारा 48, और ये लागू कब हुआ है? ये हुआ है 3 जनवरी 1977 को। 42वां संविधान संशोधन की धारा 48 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में लागू करना जरूरी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि उसको किसी हिस्से में, किसी क्षेत्र विशेष में लागू करना जरूरी है, तो केवल वहीं के लिए लागू कर दो। क्योंकि मान लो संकट तो है उत्तर भारत के किसी राज्य में, और दक्षिण में किसी राज्य में आपात का फिर क्या औचित्य है बताओ? उत्तर में कहीं हमला हो रहा है, दक्षिण से कोई हमले की संभावना नहीं है, मान लो। अगर संभावना नहीं है, बिल्कुल सेफ जोन है, तो फिर ये कह सकते हैं कि केवल वहां पर लगा दो, वहां से आसपास 2-4 राज्यों में लगा दो। तो वो तो सरकार का निर्णय होता है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा के द्वारा प्रावधान किया गया है। उसमें यह किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना के आधार पर भी की जा सकती है। यानी अगर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर ही सकते हैं। लेकिन इन तीनों की अगर संभावना भी है, तो केवल संभावना मात्र के आधार पर भी राष्ट्रीय आपात लागू कर सकते हैं। और ये संभावना वाला जो प्रावधान किया है, ये किया है 44वें संशोधन के द्वारा 1978, और ये लागू हुआ है 20 जून 1979, 1979। तो क्योंकि प्रश्नों की गहराई का नहीं पता, ये छोटी छोटी बात हमें याद होनी चाहिए कि भाई ये जो स्थानीय आपातकाल है, यानी स्थानीय की जगह हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल को किसी राज्य विशेष में भी लगा सकते हैं। ये प्रावधान कब किया गया? तो हमें पता होना चाहिए, 42वें संशोधन से किया। संभावना के आधार पर राष्ट्रीय आपात का प्रावधान कब किया गया? 44वें संशोधन के द्वारा। तो 42वां 1976, 44वां 1978। 42वां ये लागू हुआ 3 जनवरी 1977 से, 44वां लागू हुआ 20 जून 1979, 1979 से। और एक चीज और भी ध्यान रखनी है हमें कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था। ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है, इसकी जगह आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था। आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति का सबको ही पता होगा कि 1975 में देश में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, जो कि हमारे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो 1978 के द्वारा ही, यानी 44वें संशोधन 1978 के द्वारा ही, जब वो आपातकाल, या ये कह सकते हैं कि आपातकाल की व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, तो वो 1975 में लगाया। देखो, आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया 1975 में,
जून 75 में शायद इसकी घोषणा हुई थी, 20 जून या 26 जून ऐसा कुछ था। तारीख आगे अलग से जब हम उनको पढ़ेंगे तो वहाँ लिखवा दूंगा, तारीख मेरे ध्यान नहीं आ रही यहाँ पर। और आंतरिक अशांति पर जब ये लगा तो इसका दुरुपयोग हुआ, जग जाहिर है। तो इंदिरा गांधी की सरकार के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। देखो ध्यान रखना, 42वां संशोधन किया है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा और 44वां संशोधन हुआ है मोरारजी देसाई के द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा, मोरारजी देसाई। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई उसके बाद 77 में 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो इनके नेतृत्व में इनकी सरकार में 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। उसमें यह प्रावधान कर दिया कि इसको हटाओ। ये तो फिर कुछ भी कह दो, आंतरिक अशांति हो गई, कोई कुछ सबूत तो होना चाहिए, क्या कारण है, किस आधार पे लगा दिया आपने राष्ट्रीय आपात। तो इसको हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया 44वें संशोधन से, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह तो सबको दिखाई देगा, उसके आधार पर ही लगा सकते हैं। उसके बाद कभी जरूरत नहीं पड़ी, आपातकालीन जैसी व्यवस्था की जरूरत ना ही पड़े तो किसी देश के लिए अच्छी बात है। तो एक तो ये हो गया कि हमें सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति शब्द का पता चल गया। यानी आंतरिक अशांति शब्द को कोई मूल परिभाषा है नहीं, बस ऐसे कह दिया कि आंतरिक अशांति हो गई है देश में और हमने राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया। और जो भी अगर उसका कोई दुरुपयोग करना है तो और फिर राष्ट्रीय आपात में तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं, बहुत सारी शक्तियां निलंबित हो जाते हैं, अधिकार निलंबित कर सकते हैं। तो ये चीज थी। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, आंतरिक और बाह्य आपातकाल का भी हम जिक्र करेंगे। आंतरिक आपातकाल और बाह्य आपातकाल साधारण शब्दों में, कहीं लिखा नहीं है, चर्चा की बात कर रहे हैं। एक तो आंतरिक आपातकाल, आंतरिक अशांति अलग है, अब मैं आंतरिक आपातकाल की बात कर रहा हूं, और एक बाह्य आपात। देखो युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसको तो कहते हैं बाह्य आपात। ये व्यवहारिक शब्द है, कहीं आपको संविधान वगैरह में नहीं लिखा मिलेगा। अपन कभी चर्चा करें तो इन पर हमें ध्यान होना चाहिए। आंतरिक आपातकाल का मतलब पहले तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगता था, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह, अब सशस्त्र, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगता है तो वो तो है आंतरिक आपातकाल। फिर ध्यान से देना, आंतरिक अशांति अलग है, मैं आंतरिक आपातकाल की बात कर रहा हूं। तो आंतरिक अशांति पहले था, वो भी आंतरिक आपातकाल था। अब उसकी जगह जो सशस्त्र विद्रोह शब्द आ गया है उसको भी आंतरिक आपातकाल कहेंगे। आंतरिक का मतलब देश के अंदर कोई समस्या है, इसलिए आपातकाल लगा दिया। बाह्य आपात इसलिए कह देंगे कि देश के बाहर कोई समस्या है, वहां से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है हमारे देश को, इसलिए उसको बाह्य आपातकाल कह देते हैं। ये केवल व्यवहारिक शब्द है, हमारी बोलचाल की भाषा के शब्द है, लेकिन प्रचलित शब्द है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा पहला खंड हो गया कि संविधान में राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर ये पता चल जाता है, समाधान हो जाता है कि भारत के किसी भाग में सुरक्षा उसकी संकट में है, तो वो संपूर्ण देश में या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और उसके किसी भाग वाली बात है वो 42वें संशोधन से जोड़ी गई है। 44वें संशोधन से ये प्रावधान कर दिया कि संभावना हो तो भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। और 44वें संशोधन से ही आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में लिख दिया गया। ये हमें ध्यान रखना यहां तक। अब चलते हैं दूसरी बात, जो अनुच्छेद 352 से संबंधित दूसरा खंड है।
देखो, दूसरा खंड ये कहता है कि जो अनुच्छेद 352 का पहला खंड है उसके तहत कोई घोषणा कर रखी है आपात की, और आपात की घोषणा कर दी तो उसके बाद में दूसरी घोषणा के द्वारा उस आपात की घोषणा को में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी उस आपातकाल की घोषणा को वापस लिया जा सकता है। जिस तरह से घोषणा करके राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, उसी तरह से उसके बाद एक दूसरी घोषणा करके राष्ट्रीय आपातकाल को वापस लिया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है, ऐसा इसको समझ सकते हैं। यह दूसरा खंड हो गया। तीसरा खंड यह कहता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में कोई बदलाव करना कि उसको वापस लेना तब ही कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे। देखो, शब्द आया है मंत्रिमंडल, ध्यान रखना, ये शब्द से संबंधित प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक करते हैं क्योंकि सबसे पावरफुल संस्था है, लेकिन मंत्रिमंडल का केवल और केवल कहीं जिक्र हुआ है तो वो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में ही एकमात्र मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, और 1952 ये अनुच्छेद 352 का तीसरे खंड में ही मंत्रिमंडल शब्द को परिभाषित भी कर रखा है। क्या परिभाषित कर रखा है? मंत्रिमंडल के बारे में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनसे मिला हुआ समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। यानी एक मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है। देखो, मंत्री परिषद बड़ी संस्था है, लगभग हम देखते हैं 80-82, इसमें जो भी 15% बनता है 543 का निकाल लो, इसका 15%, उतने मंत्री हो सकते हैं। अब वो प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो 50 मंत्रियों से काम चलाता है कि 60 या 80 या 82। बाकी इतने 15% लोकसभा के सदस्य संख्या जो होती है उसका 15% मंत्री रख सकते हैं। तो ये लगभग 80-82 के आसपास बनते हैं, निकाल के देख लेना। तो ये तो बड़ी संस्था हो गई। इसमें से ही जो मुख्य बड़े विभागों के मंत्री होते हैं उनको कहते हैं कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट का हिंदी रूपांतरण ही मंत्रिमंडल है। वैसे तो कैबिनेट का ही हिंदी रूपांतरण मंत्रिमंडल है, ध्यान रखना। इस कैबिनेट को हिंदी में मंत्रिमंडल ही कहते हैं, और कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिमंडल का मंत्री। तो मंत्रिमंडल का मंत्री कौन? यानी जो जिनके पास बड़े बड़े मुख्य विभाग है वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री परिषद का एक पार्ट है, ये कह सकते हैं इसका एक भाग है। इसके बड़े बड़े जो मुखिया हैं वो इसमें है मंत्रिमंडल में। तो पावर तो इसमें ज्यादा है। व्यवहार में देखें तो सारे काम मंत्रिमंडल ही करता है। तो 352 का तीसरा खंड ध्यान रखना, यहां पर मंत्रिमंडल शब्द लिखा हुआ है। और देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसमें कोई भी परिवर्तन केवल तब हो सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे। यह प्रावधान ये भी 44वें संशोधन से किया गया है। यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी है या उसको वापस लेना है, तो ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही होगा। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश अनिवार्य है। ये लिखित का प्रावधान क्यों किया गया? ये भी 44वें संशोधन के द्वारा किया गया, 1978 के द्वारा। क्योंकि जो 1975 में
आंतरिक अशांति के नाम पर जब आपातकाल लगाया था तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को जाकर ये सूचना दे दी या एक तरह से कह दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दो आंतरिक अशांति के नाम पर, और मंत्रिमंडल को बाद में बताया। जबकि मंत्रिमंडल को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है ना। सरकार कोई डिसीजन ले रही है तो एक व्यक्ति का डिसीजन थोड़ी है, पूरी सरकार का डिसीजन है वो। हम देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व की सिद्धांत को हमने अपना रखा है, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और अपने आप अकेले राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया कि ये ऐसे ऐसे ये उद्घोषणा कर दो, और अपने मंत्रिमंडल को बाद में बताया जब उद्घोषणा हो चुकी थी। तो इसलिए 44वें संशोधन से यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में कोई परिवर्तन यानी उसको वापस लेना या कुछ और करना, वो केवल तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे। तो 44वें संशोधन 1978 से ये प्रावधान भी कर दिया, और इस 352 के तीसरे खंड में मंत्रिमंडल शब्द को भी परिभाषित कर रखा है। अब 352 का चौथे खंड पे अपन चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 352 का चौथा खंड, 3 खंड पढ़ लिया हमने। ये क्या कहता है? 352 का चौथा खंड ये कहता है कि 352 के तहत की गई ऐसी कोई भी घोषणा या प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, और अगर राष्ट्रीय आपातकाल को और बढ़ाना है आगे, यानी और अधिक समय के लिए लागू रखना है, तो 1 माह से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रीय आपातकाल वहीं समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखना। इसकी घोषणा हो गई, मान लो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई, तो अगर उस पर कुछ भी नहीं करते हैं तो वो अधिकतम 1 महीने तक लागू रह सकता है। अगर उसको आगे बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के अंदर। अगर नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपात अपने आप समाप्त हो जाएगा, खुद समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों सदनों ने अनुमोदन नहीं किया तो 1 महीने ही लागू रह सकता है। फिर आगे बढ़ाना है तो दोनों सदन उसका अनुमोदन करें 1 माह से पहले। चलो ये बात हो गई। चौथे खंड में ये भी लिख रहा है, ये तो ठीक है, परंतु यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो रही है, लोकसभा भंग है, उस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, या फिर इस 1 महीने के दौरान लोकसभा भंग हो गई, ये लोकसभा भंग हो गई, या तो जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की थी उस समय लोकसभा का विघटन हो गया था, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के बाद 1 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो गया है, तो फिर और मान लो उसको आगे और बढ़ाना है। ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाना है, लेकिन लोकसभा तो अब सदन उसका तो विघटन हो गया, भंग हो गई लोकसभा, तो फिर उसको आगे बढ़ाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। यानी अगर लोकसभा भंग है या लोकसभा विघटित है और ऐसी स्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ाना है, किसका? राष्ट्रीय आपातकाल का, तो केवल राज्यसभा ही उसका अनुमोदन कर देगी। राज्यसभा के अनुमोदन से ही आगे बढ़ जाएगा, एक बार में 6 महीने के लिए आगे बढ़ेगा, एक बार में 6 माह के लिए आगे बढ़ेगा।
साधारणतः जब दोनों सदन हैं तो दोनों सदनों को अनुमोदन आवश्यक है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर लोकसभा विघटित है या फिर घोषणा के बाद उस 1 महीने के दौरान लोकसभा विघटित हो गई है, भंग हो गई है, तो राज्यसभा उसका अनुमोदन कर दे तो भी वो आगे उसकी तारीख बढ़ जाएगी, यानी राष्ट्रीय आपात की अवधि बढ़ जाएगी। तो लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद जब भी लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के अंदर, जब भी लोकसभा का गठन होता है, पुनः लोकसभा का गठन होगा, तो इस गठन के इसकी प्रथम बैठक जब होगी, उस प्रथम बैठक से 30 दिन तक की अवधि के लिए, 30 दिन की अवधि में लोकसभा में वो प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, अन्यथा फिर राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाएगा। भाई देखो, सामान्य स्थिति हो तो दोनों सदन उसको बढ़ा सकते हैं, दोनों, यानी 1 माह तक तो घोषणा के बाद वो लागू रहेगा। 1 माह के से ज्यादा उसको बढ़ा के रखना है तो दोनों सदनों का अनुमोदन आवश्यक है 1 माह के अंदर अंदर। अगर इस दौरान लोकसभा नहीं है, उसका विघटन हो गया है, तो कोई बात नहीं, राज्यसभा से उसका बढ़ जाएगा, उसका कार्यकाल बढ़ जाएगा, यानी राष्ट्रीय आपात की अवधि बढ़ जाएगी। लेकिन यह शर्त है कि जब लोकसभा का पुनर्गठन होगा, तो पुनर्गठन के बाद जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो उस पहली बैठक से 30 दिन की अवधि में यह प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाएगा। 30 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर ये मान लो स्वतः वो समाप्त हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा चौथा खंड। 5वां खंड राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 माह की अवधि में राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने का संकल्प पास हो जाता है, तो संकल्प पास होने की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं रहेगा। देखो, इसको साधारण भाषा में समझेंगे। अनुच्छेद 352 का 5वां खंड हम पढ़ते हैं। 5वां खंड ये कह रहा है, साधारण अर्थ में समझो, कि जितनी बार भी भाई लोकसभा को मान लो उद्घोषणा को लागू रखने का संकल्प है, वो दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उतनी बार ही वो घोषणा उस तारीख से जिसको पिछली घोषणा के 6 महीने पूरे हो रहे हैं उससे अगले 6 माह की अवधि तक लागू रहेगी। ये ध्यान रखना है। यानी भाई लोकसभा की आपात की घोषणा 1 माह की अवधि में, उसको बढ़ाने का प्रस्ताव हम पास करते हैं अगर बढ़ाना है तो जितनी बार भी ऐसी उद्घोषणा को आगे लागू रखने का संकल्प हम पारित करते हैं, यानी संसद के दोनों सदन पारित करते हैं, तो उतनी बार ही वो घोषणा उस तारीख से जिसको पिछली घोषणा के 6 महीने पूरे हो रहे हैं, मान लो आज पिछली घोषणा के 6 महीने पूरे हो या फिर 10 दिन बाद हो रहे हैं, तो उसके 10 दिन बाद से फिर आगे जो 6 महीने आएंगे तब तक के लिए इसकी अवधि और बढ़ जाएगी। और अगर उस 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा, तो और राष्ट्रीय आपात को लागू रखना है, मान लो और आगे बढ़ाना है, तो फिर वही कंडीशन है कि राज्यसभा के द्वारा उसको पारित कर दिया जाएगा। और जब भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा, उसकी पहली बैठक होगी, तो उसके 30 दिन की समाप्ति से पहले लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। तो यह हमारा 5वां खंड कहता है। इनको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखवाएंगे, आप चिंता ना करें। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम संवैधानिक भाषा बोल जाते हैं, साधारण भाषा पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें समझ में नहीं आई। फिर भी आप समझ लो, एक बार दोबारा से मैं इस 5वें खंड को समझाता हूं। 5वां खंड ये कहता है
कि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 माह की अवधि में राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाना है, और वो संकल्प पारित कर दिया दोनों सदनों ने। तो जितनी बार भी ऐसा संकल्प पारित करेंगे उस आपात को बढ़ाने का, तो उतनी बार ही वो घोषणा आगे बढ़ जाएगी, और जो पिछली घोषणा कर रखी उसके जो 6 महीने पूरे होंगे उससे अगले 6 माह तक वो लागू रहेगी वो घोषणा। और फिर आगे बढ़ाना है तो फिर अगले 6 माह तक बढ़ा ले। और इन 6 महीनों में अगर लोकसभा का विघटन हो गया, भंग हो गई लोकसभा, तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल को आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा पारित कर देगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा का पुनर्गठन होता है उसके बाद जब वो उसकी बैठक होती है तो पहली बैठक से 30 दिन की समाप्ति से पहले लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है, नहीं तो फिर राष्ट्रीय आपात वहीं समाप्त हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं एक तो राष्ट्रीय आपात पढ़ रहे हैं हम, और एक अभी हमने अध्यादेश पढ़ा है पीछे। आपको राष्ट्रीय आपात की बात भी याद है, अध्यादेश की बात भी याद है। दोनों को पढ़ते हो तो दोनों में आप अंतर भी कर दोगे। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, पेपर देने वाले का मैं पहले बता रहा हूं वो आपसे सैकड़ों गुना ज्यादा नॉलेज रखता है, और उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि बच्चा यहां फंसेगा, कमजोर बच्चा है वो यहां फंसेगा, अच्छी तैयारी वाला यहां फंसेगा, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो रिवीजन बार बार कर रखा है तो फिर हमें कोई भी नहीं फंसा सकता, नहीं तो फंसेंगे जरूर जरूर। क्योंकि हम अब तुरंत तो ये तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय आपात और अध्यादेश को हम आज ही पढ़ के गए हैं, आज ही पेपर दे रहे हैं। पता नहीं हमने इसका रिवीजन 1 महीने पहले किया हो, पता नहीं 6 महीने पहले किया हो, पता नहीं हमारी रणनीति क्या है। क्योंकि मैं तो आपको केवल पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो ये सारी चीजें याद रहना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैं तो एक छोटे से दायरे में एक पॉलिटी का ही तो है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ा रहा हूं। आपको पढ़ना है पूरा अपना सिलेबस, तो आपको अपने सिलेबस में जीके पढ़नी है, मनोविज्ञान पढ़ना है, और भी बहुत सारे जो भी विषय हैं वो पढ़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ना है। तो अब वो एक ऑप्शन देगा, एक प्रश्न दे दिया राष्ट्रीय आपात से संबंधित, उसमें अध्यादेश का भी एक ऑप्शन डाल दिया। अब आपने वो ऑप्शन बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा है, बस आप इतना अंतर नहीं कर पा रहे हो कि ये अध्यादेश का ऑप्शन है, आप उसको राष्ट्रीय आपात से जोड़ लेते हो। तो 3 बातें ऐसी दे देंगे जो 2, एक इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, तीनों आपको आती है। आपके अनुसार ये तीनों बातें तो ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन डाल देंगे जो कि कम चर्चित रहा है, आप उसको टिक लगा दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए जहां भी टॉपिक सेम लगते हैं आपको, वहां मैं तो कहता हूं उन टॉपिक को जब भी पढ़ो साथ पढ़ो। अगर ऐसा कोई मिलती जुलती बात है तो जब आपने अध्यादेश पढ़ा है, आपने मान लो 1 महीने पहले पढ़ा है, दूसरे रजिस्टर में एक रजिस्टर भर चुका है आपका, उसके बाद आप राष्ट्रीय आपात पढ़ रहे हो, तो मैं तो ये कहता हूं बहुत अच्छे से गलती की संभावना कम करनी है तो अध्यादेश को राष्ट्रीय आपात के साथ लिख लो, राष्ट्रीय आपात को अध्यादेश के साथ लिख लो। जहां भी टॉपिक मैच हो रहे हैं, मिलते जुलते हैं, उनको 2 बार पढ़ो, वहां भी दोनों को साथ पढ़ो। जब हमने राष्ट्रीय आपात पढ़ा तो वहां अध्यादेश भी पढ़ो, जहां अध्यादेश पढ़ रहे हैं तो वहां राष्ट्रीय आपात की बात पढ़ो। जो बातें मिलती जुलती उनकी कह रहा हूं, पूरे टॉपिक की जरूरत नहीं है, ताकि हम उनमें बहुत अच्छे से अंतर कर सकें। ये अंतर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और फिर गलती नहीं होगी। तो चलो, ये हो गया 5वां खंड। अब अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 352 के 6ठे खंड पर, कि 352 का 6ठा खंड क्या कहता है। ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने वाला प्रस्ताव
राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने वाला प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ध्यान देना, राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने वाला प्रस्ताव दोनों सदनों में इनकी जो कुल सदस्य संख्या, दो तरह का बहुमत होगा। एक तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो लोकसभा में 543 सदस्य हैं कुल, तो इसका बहुमत लिखा, केवल कुल सदस्यों का बहुमत मतलब उसका आधे से एक ज्यादा, तो मतलब हो गया 272 तो चाहिए। और उपस्थित और मतदान करने वालों का, उपस्थित और मतदान जो कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए। तो ये दोनों ही होने चाहिए। भाई हो सकता है कि उस दिन उपस्थित बहुत कम लोग हैं, उसका तो 2/3 हो गया, तो फिर 272 भी चाहिए। यानी दोनों ही उसमें उस दायरे में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक से हो गया, 2/3 हो गया तो अब इसका जरूरत नहीं है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। वहां केवल बहुमत लिखा है और उपस्थित वाले में 2/3 लिखा है। तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब आधे से एक ज्यादा, और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मतलब उनका 2/3। तो ये चीजें एक इंपॉर्टेंट थी यहां पर, क्योंकि ये अवधि बढ़ाने का है। यहां पर ये भी ध्यान रखना, बढ़ाने वाले के मामले में, वापिस लेने के मामले में अलग है, और दोनों सदन हैं। बढ़ाने का प्रस्ताव दोनों सदन के द्वारा, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत जरूरी है, उस सदन के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी है। इनसे पारित है तो अवधि बढ़ जाएगी। अब इसको वापस कैसे करें? इस घोषणा को वापस कर सकते हैं। 7वां खंड ये कहता है कि यदि लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले लेगा। 352 का 7वां खंड ये कहता है कि लोकसभा, इंपॉर्टेंट चीज है समझना, लोकसभा का साधारण बहुमत ही चाहिए, बस केवल लोकसभा का ही चाहिए। इसको अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव दोनों सदनों का होना चाहिए, दोनों सदनों में भी कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 चाहिए। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय आपात को वापस ले सकते हैं 352(7) के तहत। उसमें केवल लोकसभा एक प्रस्ताव पास कर दे साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, साधारण, बस आधे से ज्यादा। तो केवल लोकसभा के प्रस्ताव से, साधारण बहुमत से उसको समाप्त किया जा सकता है, और बढ़ाना है तो दोनों सदन का होना चाहिए और विशेष बहुमत होना चाहिए। तो ये यहां पर ध्यान रखना है। 7वां खंड में ये कहता है। अब हम पढ़ते हैं 8वां खंड कि 8वां खंड क्या है। 352 8, 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ चुके हैं, अब 8वां खंड ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा की
कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में, लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और लोकसभा सत्र में नहीं है तो फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। फिर से ध्यान दो, हमने पढ़ा था 352 का छठा खंड, उसमें राष्ट्रीय आपात को बढ़ाने का प्रावधान है। 7वें खंड में उसको वापस लेने का प्रावधान है। 8वां खंड ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। समझ रहे हो? राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त करना है तो उसका प्रस्ताव जो होगा वो कम से कम क्योंकि समाप्त करने का प्रस्ताव तो लोकसभा से ही संबंधित है, राज्यसभा की जरूरत नहीं है। तो 1/10 सदस्य किसके? लोकसभा के। लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, कुल कितनी है? अब तो कुल का कोई मैटर ही नहीं रहा है। कुल सदस्य संख्या तो 543 ही है। निर्वाचित मनोनीत में पहले अंतर कर लेते थे, अब तो मनोनीत का सिस्टम यहाँ लोकसभा में है ही नहीं। तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां हिस्सा का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इसका 1/10 कितना हो गया? 54 या 55 कह सकते हैं, जो भी हो गया है। वैसे तो 54.3 है, तो आधे से कम है तो 54 हो जाएगा। तो अगर मान लो 54 या 55 जो भी होगा, 1/10 याद रखना है हमें। तो 1/10 सदस्य हस्ताक्षर करके किसको सौंपेंगे? अगर संसद का यानी लोकसभा का सत्र चल रहा है तो स्पीकर को, ठीक है। और अगर सत्र नहीं है तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। सत्र है तो स्पीकर को, नहीं है तो राष्ट्रपति को। 1/10 सदस्य लिखित रूप से एक प्रस्ताव अपने अपने सभी हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चलिए अब देखो, इस तरह का जो प्रस्ताव है उस पर विचार के लिए लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपति, यानी जिसको भी नोटिस प्राप्त होता है, वो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के अंदर एक लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करेगा। जब ये 1/10 सदस्यों का हस्ताक्षरित पत्र प्रस्ताव लोकसभा को मिल गया है, या तो स्पीकर को मिला है या राष्ट्रपति को मिला है, जिसको भी मिला है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि 14 दिन के अंदर लोकसभा की एक विशेष बैठक बुलाए, लोकसभा की एक विशेष बैठक का आयोजन कराए। सत्र चल रहा है तो फिर चल ही रहा है, स्पीकर की ड्यूटी है सबको बताए कि इस काम के लिए कभी भी एक 14 दिन के अंदर बैठक बुलाए। नहीं चल रहा है तो ये राष्ट्रपति की ड्यूटी है कि वो 14 दिन के अंदर, जिस दिन इनको ये प्रस्ताव मिलता है उसके 14 दिन के अंदर ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है इसमें। 8वां खंड यही ध्यान रखना है कि कम से कम 1/10 सदस्य हस्ताक्षर करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के, यहां पर राज्यसभा नहीं है, संसद नहीं है, ध्यान रखना, संसद का केवल एक सदन है, लोकसभा। तो छठा जो खंड है उसमें तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का जिक्र है। 7वें और 8वें में केवल लोकसभा का जिक्र है। तो लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके लिखित रूप से वो प्रस्ताव, लोकसभा का सत्र है तो अध्यक्ष को, नहीं है तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और जब ये उनको पत्र मिलेगा, ये प्रस्ताव मिलेगा, तो जिसको भी मिलता है वो ऐसी उसको सूचना, वो प्रस्ताव मिलता है उस तारीख से 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक आयोजित करेगा।
तो ये ध्यान रखना है। और उसमें फिर वो समाप्त करने वाला प्रस्ताव उनका जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो उस बैठक में लेंगे फिर। तो ये 8वां खंड हो गया। 9वां खंड और पढ़ लेते हैं, फिर लिखेंगे। क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया लिखने वाला मैटर, फिर लगभग हमारा आधा या 60% लेक्चर पूरा हो गया है, फिर उसके बाद आगे की चर्चा और करेंगे। तो 9वां खंड क्या कहता है? अनुच्छेद 352 9, 352 का 9वां खंड। देखो, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इतना विस्तार से शायद पहले हमने हो सकता है ना पढ़ा हो, लेकिन एक भी बात इग्नोर करने की अभी तक इसमें नहीं आई है। सारी बातें सीखने की हैं। कुछ बातें नई आई है, तो अगर वो नई बातें हमारे प्रश्न पत्र में आ गई तो हमारे लिए बड़ा शानदार काम हो जाएगा। एक कठिन प्रश्न लाखों लोगों से सीधा आपको आगे पहुंचा देता है। तो 9वां खंड ये कहता है कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो शक्ति प्रदान की गई है, कौन से अनुच्छेद में? 352 में जो शक्ति प्रदान की गई है, उनमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इनमें से किसी की संभावना होने पर विभिन्न आधारों पर अलग अलग घोषणा करने की शक्ति शामिल है। चाहे पहले से कोई घोषणा कर रखी हो तो भी घोषणा वो मतलब और घोषणा कर सकता है। यानी आप तो इसको केवल अलग अलग घोषणा से ध्यान रखूं कि मान लो एक घोषणा कर रखी है, वो लागू है, तो दूसरी घोषणा कर दी। हम देखते हैं कि 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, एक बार लगा 1962 में, और एक युद्ध हुआ था 65 में, लेकिन 65 में अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये 62 वाला ही आपातकाल लगा हुआ था, तो वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान के साथ 1971 में युद्ध हुआ तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। वो घोषणा चली रही थी 1975 में, लागू थी वो, लेकिन 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू होने के बाद, क्योंकि वो तो बाहरी आक्रमण के आधार पर लगी थी और आंतरिक अशांति के आधार पर दूसरी घोषणा भी कर दी। यानी आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जून 1975 में। तो ये इस 9वें खंड के तहत ही लगाया गया था कि अलग अलग घोषणा करने की भी शक्ति है राष्ट्रपति को। चाहे पहले से कोई घोषणा कर रखी तो भी वो दूसरी घोषणा कर सकता है। तो ये 9वां खंड था। और एक चीज ये ध्यान रख लेना इसमें कि राष्ट्रीय आपात की अधिकतम कोई सीमा नहीं है, इसकी लागू रहने की अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। 6-6 महीने करके इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। जब 356 पढ़ेंगे तो वहां हम 3 साल का जिक्र करेंगे, तो हमें उस समय और ये सारा ध्यान रखना है कहाँ कहाँ हमें तुलना करनी है, तो फिर जब उनको साथ पढ़ते हैं तो आसानी से याद रहता है। तो अब आप लिखो, मैं थोड़ा सा आराम भी कर लेता हूं। हेडिंग डालो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों में लिखो, ये हेडिंग डाल के लिखो, भारतीय संविधान में, अगले लाइन में लिख लेना, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं।
नेक्स्ट, आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था 1933 के जर्मनी के संविधान से ली गई है। आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था 1933 के जर्मनी के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 18 में, भारतीय संविधान के भाग 18 में, यहां लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, ये प्रावधान किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट, संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, राष्ट्रीय आपात, ब्रैकेट में लिख लो अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात। नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात। संविधान में तो संवैधानिक तंत्र की विफलता लिखा हुआ है, बाकी हम उसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, राज्य आपात भी कह देते हैं। तो ये है अनुच्छेद, ब्रैकेट में लिख लो 356। नेक्स्ट, नंबर 3, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। अब हेडिंग डालो अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय आपात। नंबर 1 डाल के लिखो, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है, संकट में है, तो वह संपूर्ण देश या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, संपूर्ण देश की बजाय उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। या 76 की धारा भी लिखो तो लिख लो बेशक, धारा 48 के द्वारा किया गया है, जो कि 3 जनवरी 1977 से लागू है। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 37 के द्वारा यह प्रावधान भी कर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की संभावना के आधार पर भी की जा सकती है, जिसे 20 जून 1979 यानी 79 से लागू किया गया है। नेक्स्ट,
नोट डाल के लिख लो, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर, शब्द को हटाकर, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट, नंबर 2, इसमें लिखो, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में कोई परिवर्तन केवल तब ही कर सकता है, माइक उतार लिया, हो सकता है थोड़ी आवाज कम आ रही है, केवल तब ही कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में कोई परिवर्तन का मतलब उसको वापस लेना हो, केवल तब ही कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे। ब्रैकेट में लिख लो, यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन, आवाज नहीं आ रही होगी, सॉरी। दोबारा बोल देता हूं पूरा। राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा में कोई भी परिवर्तन केवल तब कर सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से सूचना दे, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 352(3) में, यानी इसी खंड में मंत्रिमंडल शब्द को भी परिभाषित किया गया है। मंत्रिमंडल का मतलब या मंत्रिमंडल का अर्थ प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री है। नेक्स्ट लिखो, नंबर 4, अनुच्छेद 352 के तहत की गई प्रत्येक घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी तथा अगर राष्ट्रीय आपातकाल को और अधिक समय के लिए लागू रखना है तो 1 माह से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, परंतु यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या भंग हो गई है लोकसभा, या राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के बाद 1 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा अनुमोदन करने से ही राष्ट्रीय आपात की अवधि बढ़ जाएगी।
लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन की अवधि में वह प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रीय आपात स्वतः समाप्त हो जाएगा। नंबर 5, यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 1 माह की अवधि में राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने का संकल्प पास हो जाता है तो संकल्प पारित होने की तिथि से 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा, उसके बाद नहीं। नेक्स्ट, इसी में लिखो, तथा जितनी बार भी ऐसी उद्घोषणाओं को लागू रखने का संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उतनी बार ही वह घोषणा उस तारीख से उसको पिछली घोषणा के 6 महीने पूरे हो रहे हैं उससे अगले 6 माह की अवधि तक लागू रहेगी। नेक्स्ट, इसी में लिखो, और अगर उस 6 माह की अवधि के दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात को लागू रखने वाला प्रस्ताव यानी बढ़ाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा, लेकिन या पारित किया जाएगा, ऐसे लिखो, कर दिया जाएगा और किया जाएगा में अंतर है, किया जाएगा, लेकिन लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक से 30 दिन की अवधि से पहले लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक है। नंबर 6 में लिखो, राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने वाला प्रस्ताव, अवधि को बढ़ाने वाला प्रस्ताव को अंडरलाइन करो। राष्ट्रीय आपात की अवधि को बढ़ाने वाला प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, इसको भी अंडरलाइन करो, प्रत्येक सदन द्वारा, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, इसको भी कर लो अंडरलाइन, द्वारा, तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 2/3 को भी अंडरलाइन कर लेना, उपस्थित और मतदान करने वालों को भी कर लेना। नंबर 7, यदि लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस ले लेगा। नेक्स्ट, नोट डाल के लिखो, राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, और साधारण बहुमत आपको ही पता है, केवल उपस्थित और मतदान करने वाले का आधे से 1 ज्यादा। नंबर 8, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में, यदि लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, और यदि लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसी में, इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के भीतर लोकसभा की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। लोकसभा की एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। अब 9 नंबर डाल के लिखो, राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो शक्ति प्रदान की गई है, साथियों इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे क्योंकि
लगभग 1 घंटा और लग जाएगा। 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर हो चुका है, लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो गई है, तो फिर ये 2 घंटे का ही लेक्चर हो जाएगा। तो इसको यहीं रोकेंगे। पार्ट 2 में आगे इसी का पार्ट 2 बना देंगे, उसमें उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी काफ़ी लेट भी हो गया है, रात के लगभग 12 बजने वाले हैं। तो लिखो 9 नंबर में, राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो शक्ति प्रदान की गई है उनमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इनमें से किसी की संभावना होने पर विभिन्न आधारों पर अलग अलग घोषणा करने की शक्ति शामिल होगी, चाहे पहले से कोई घोषणा कर रखी हो और वह घोषणा लागू भी हो, ऐसा लिख सकते हो। और लास्ट लाइन लिखो, राष्ट्रीय आपात की अधिकतम कोई समय सीमा नहीं है, या राष्ट्रीय आपात की कोई अधिकतम समय सीमा नहीं है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।